नमस्कार। चलिए आज ब्रिटिश शासन के एक बहुत ही अहम कानून चार्टर एक्ट 1793 को समझते हैं। ये वो एक्ट था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को और गहरा किया, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की पकड़ को भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक्ट आखिर लाया ही क्यों गया। फिर हम देखेंगे कि इसने कंपनी के व्यापार, राजनीति और प्रशासन को कैसे बदला। इसके बाद कुछ और जरूरी प्रावधानों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे इस एक्ट ने भविष्य में सीधे क्राउन के शासन की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 1793 का एक्ट कोई अचानक से आया कानून नहीं था। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी का एक अगला कदम था। इसकी कहानी शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो सरकारी कंट्रोल की पहली कोशिश थी। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने राजनीतिक निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। और फिर इसी कड़ी में आया 1793 का चार्टर एक्ट, जिसने कंपनी के चार्टर को तो नया जीवन दिया, लेकिन साथ ही कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के रिश्ते को और भी साफ साफ तय कर दिया। अब बात करते हैं पैसों की, यानी आर्थिक पहलू की। देखिए, इस एक्ट के जो इकोनॉमिक प्रोविजंस थे, वो सीधे सीधे कंपनी को स्टेबल करने और ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए गए थे। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कंपनी की ट्रेड मोनोपोली, यानी व्यापार का एकाधिकार, जिसे अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। इससे कंपनी की कमाई का जो मेन सोर्स था, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। तो सवाल उठता है कि इस मोनोपोली का असल में मतलब क्या था। सीधा सा मतलब था कि कंपनी के अलावा कोई दूसरा ब्रिटिश ट्रेडर भारत या चीन के साथ कानूनी तौर पे व्यापार कर ही नहीं सकता था, और अगर किसी को करना भी है तो उसके लिए एक बहुत ही सख्त लाइसेंस सिस्टम था। मतलब कंपटीशन का तो सवाल ही खत्म कर दिया। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी आर्थिक नियम आए। पहला, जो प्राइवेट ब्रिटिश व्यापारी एशिया के ही बंदरगाहों के बीच ट्रेड करते थे, उनके लिए एक लाइसेंस सिस्टम बनाया गया। दूसरा, कंपनी के शेयरधारकों का डिविडेंड 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया, और ये पैसा कहाँ से आ रहा था? भारत के रेवेन्यू से। और तीसरा, कंपनी को हर साल ब्रिटिश सरकार को 5 लाख रुपए की एक भारी भरकम रकम देनी पड़ती थी। अच्छा, तो ये तो हुई पैसे की बात। अब आते हैं राजनीति पर, यानी कि असली बॉस कौन था। इस एक्ट ने ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया का असली शासक कौन है। इस कंपैरिजन से सब कुछ साफ हो जाता है। जमीन पर भले ही कंपनी शासन चला रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, लेकिन सारे के सारे राजनीतिक अधिकार ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन थे। कंपनी को बस क्राउन के एक एजेंट या ट्रस्ट की तरह देखा जाता था। मतलब असली मालिक लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं। ब्रिटिश सरकार की जो निगरानी करने वाली बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके स्ट्रक्चर को भी और आसान बना दिया गया। अब इसमें एक प्रेसिडेंट और 2 सदस्य होते थे। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? इन सब का वेतन भी भारत के ही खजाने से दिया जाता था। मतलब भारत पर नियंत्रण रखने का खर्चा भी भारत ही उठा रहा था। चलिए, अब देखते हैं कि इस एक्ट ने भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कैसे एक जगह इकट्ठा किया, और इसमें गवर्नर जनरल का रोल कितना अहम था। गवर्नर जनरल को एक जबरदस्त पावर दी गई, वीटो पावर। इसका मतलब ये था कि वो अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द कर सकता था। सोचिए, काउंसिल ने मिलकर कोई फैसला लिया, लेकिन अगर गवर्नर जनरल उससे सहमत नहीं है तो वो अकेले ही उस फैसले को पलट सकता था। इसने उसे प्रशासन का एक छत्र राजा बना दिया। अब जाहिर है, इस पावर के 2 पहलू थे। एक तरफ तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन में तेजी आई, फैसले जल्दी होने लगे, लेकिन दूसरी तरफ तानाशाही का खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि इस सारी शक्ति बस एक ही इंसान के हाथों में सिमट कर रह गई थी। चलिए, अब इस एक्ट के कुछ और छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिनका असर प्रशासन और न्याय पर पड़ा। 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, कंपनी के जो सीनियर अफसर थे, वो बिना परमिशन के भारत नहीं छोड़ सकते थे। ये भ्रष्टाचार और नौकरी छोड़कर भाग जाने जैसी चीज़ों को रोकने के लिए किया गया। दूसरा, रेवेन्यू वसूलने के काम को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। मतलब कलेक्टर का काम अलग और जज का काम अलग। इसका मकसद था कि सिस्टम में पक्षपात और भ्रष्टाचार कम हो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर इस चार्टर एक्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या था?
असल में ये एक्ट आने वाले ब्रिटिश राज की नींव रख रहा था। तो सबसे अहम सवाल यही है कि इस एक्ट ने भविष्य का रास्ता कैसे तय किया। देखिए, 1793 का चार्टर एक्ट एक तरह से एक पुल जैसा था। इसने एक तरफ तो कंपनी के राज को कुछ और सालों के लिए पक्का कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल इतना मजबूत कर दिया कि आगे चलकर 1858 में भारत का सीधे क्राउन के अधीन आना लगभग तय हो गया था। इसने एक ट्रेडिंग कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य की एक औपचारिक शाखा में बदलने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया।